हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईआईटियंस पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स का क्विज 2 में जो आपका कंटेंट आएगा वीक 1 से 8 तक, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल आपका वीक 5 से 8 तक का कंटेंट मैंने डिस्कस कर रखा है, एंड जो 1 से 4 तक का कंटेंट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको मेक श्योर करना है कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि वीक 5 से 8 तक, ठीक है, वीक 5 से 8 तक आपका जितना भी कंटेंट है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कंसेप्ट बिल्ड करता है जो आपका वीक 12 तक काम आता है, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स आपका वीक क्विज 2 में थोड़ा टफर साइड में रहता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, बेसिक समझें, ठीक है ना। एंड देन आप कुछ भी आगे बढ़े, ठीक है ना। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कम्युनिटी पे लिख दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड इसका पीडीएफ, लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपका वीक 1 से 4 तक का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपका वीक 4 से 8 तक का जो सिलेबस है, ठीक है ना, वीक 5 6 7 8 का जो सिलेबस है उसमें आपको क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर के बेसिस पे आपका ये पूरा कंटेंट रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें फाइंड करना होता है कितने वेज में कोई काम हो सकता है, ठीक है। कितने वेज में कोई काम हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ तरीका फाइंड करना है एक काम करने का, ठीक है। तो सपोज सपोज हमारे पास 4 टी शर्ट्स हैं, ठीक है ना। वी हैव 4 टी शर्ट्स, नेमली येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। एंड including that we have 3 pants, that means we can say that trousers, we have 3 trousers, colorly black, blue and brown, okay। so what we need to do is, हमें फाइंड करना है कितने वेज में एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, कितने वेज में एक इंडिविजुअल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ इंडिविजुअल वेयर दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ इंडिविजुअल वेयर दिस कॉम्बिनेशंस ऑन डिफरेंट डेज और एट डिफरेंट इंस्टेंसेस, ओके। तो देखो, हमारे पास 4 शर्ट है, ठीक है, नेमली 1 2 3 4, मैं इसको ऐसे नेम दे रहा हूँ, ठीक है। 4 शर्ट के साथ हम 3 ट्राउजर, तो 1 के साथ हम ए को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मैं इसको ए बी सी डी नाम दे रहा हूँ। एंड बी को भी पहन सकते हैं, सी को भी पहन सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम 2 के साथ ए को पहन सकते हैं, बी पहन सकते हैं एंड सी पहन सकते हैं। सिमिलरली 3 एंड 4 के साथ भी, ठीक है ना। सिमिलरली 3 एंड 4 के साथ भी। तो तो हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ वेज बना, ठीक है। नंबर ऑफ वेज कितना हुआ हमारे पास, अगर हम दोनों अगर हम दोनों को देखते हैं कितना नंबर ऑफ वेज बन रहा है। तो देखो, 1 से 1 2 3, 3 बना इधर, देन 4 5 6, 6 बना। सिमिलरली इधर भी बनेगा 7 8 9, इसका भी 3 आएगा 9, देन यहाँ से 12, ठीक है। टोटल 12 वेज, ठीक है ना, वी कैन वेयर दिस इन 12 वेज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, 1 ए होगा, 1 बी होगा, 1 सी होगा, राइट। देन 2 ए 2 बी 2 सी, देन 3 ए 3 बी एंड 3 सी, ठीक है। देन आपका 4 ए 4 बी एंड 4 सी, ठीक है। ये आपके 12 कॉम्बिनेशन हो गए। तो अब देखो, अगर देखें, देखो, येलो शर्ट था तो येलो के साथ ब्लैक पहना, ठीक है ना। ब्लू के साथ ब्लैक पहना एंड ग्रीन के साथ ब्लैक एंड ऑरेंज के साथ ब्लैक, 4 हो गए इधर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ येलो के साथ ब्लू पहना, ब्लैक ये ब्लू के साथ ब्लू, देन ग्रीन ब्लू, देन ऑरेंज ब्लू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वैसे हुआ। टोटल आपका कितना हुआ, टोटल आपका इधर हुआ 12। तो समझ गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज बेसिकली व्हाट, बेसिकली वो नंबर ऑफ वेज हमें निकालना होगा। मतलब हम पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ वेज फाइंड करने पे फोकस करेंगे, ठीक है। समझ आ गया, तो चलिए देखते हैं सामने। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, व्हाट डज मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग मीन। if an action if an action A can occur in n1 different ways, ठीक है। if एक एक्शन A है वो n1 डिफरेंट वेज में हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज आपका दिया है n1, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज आपका n1 दे रखा है। एंड अनदर एक्शन बी, एंड दूसरा एक्शन बी है वो n2 वेज में हो सकता है, n2 वे में हो सकता है, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्शन ए एंड बी, ए एंड बी का है मतलब ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों का टोटल क्या हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का टोटल क्या हो सकता है, इट विल बी n1 इंटू n2, ठीक है। नंबर ऑफ वेज विल बी n1 इंटू n2,
ठीक है, दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ बोथ द इवेंट्स आर कंबाइंड, नंबर ऑफ वेज इफ बोथ द अकरेंस इज कंबाइंड, ठीक है, इफ बोथ द अकरेंस इज कंबाइंड, ठीक है ना, ये होगा। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपको सपोज, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सपोज यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, ठीक है, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, टोटल 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक, इसका मतलब होता है अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट प्लस नंबर्स, ओके, के यूज से कोई अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है ना। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट ए 26 होता है, राइट, ABCDEFG करके 26 होते हैं। टोटल नंबर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर्स, नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं ना, लेकिन अगर हमें पासवर्ड बनाना है तो हमें यूनिक नंबर्स लेने होंगे, ठीक है। यूनिक नंबर्स कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं, ओके, 10 होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये टोटल यूनिक नंबर्स हैं, ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन से जो बनता है बनता है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 10 नंबर्स हो गए, ठीक है ना, 10 नंबर्स हो गए। अब देखो, कोई भी आप नंबर ऑफ वेज निकालोगे, जब भी यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वेज, यू विल हैव टू कंडीशन, you will have two condition, what are those conditions, one is repetition, ठीक है, one is repetition, wait 1 minute, repetition, and the second one is without repetition, ठीक है, without repetition। There are two ways to find any number of ways, one is with repetition and without repetition। तो इसका मतलब क्या होता है, विथ repetition का मतलब होता है कोई भी नंबर को आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, सपोज तुम पासवर्ड लिख रहे हो, एक न्यूमेरिक पासवर्ड लिख रहे हो, ठीक है, 2 3 4 5 6, दिस इज ए न्यूमेरिक पासवर्ड, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इफ यू सेट अ पासवर्ड लाइक 2 4 5 5 6 1, ठीक है, ये पासवर्ड तुमने सेट करा तो इसमें 5 इज बीइंग रिपीटेड, ओके, 5 इज बीइंग रिपीटेड, सो ये जो है ये रेपिटेशन का कंडीशन आ जाता है, तो इसका नंबर ऑफ वेज डिफरेंट होगा एंड विदाउट रेपिटेशन का नंबर ऑफ वेज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड अ 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन देखो, ठीक है, अप्रोच समझना कैसे हो रहा है। अप्रोच ये है कि दी पासवर्ड शुड हैव फर्स्ट 2 लेटर्स फॉलोड बाय 4 नंबर्स, फर्स्ट टू जो लेटर होगा, फर्स्ट टू लेटर होगा वो अल्फा होगा, ठीक है, एंड बाकी 4 जो होंगे वो न्यूमेरिक होंगे, ठीक है, बाकी 4 जो होंगे न्यूमेरिक होंगे, ठीक है। नाउ अगर न्यूमेरिक होंगे तो अगर सपोज हम लोग रेपिटेशन अलाउ करते हैं, इफ वी अलाउ रेपिटेशन, ओके, रेपिटेशन अलाउड है, देन क्या नंबर बन सकता है, ठीक है, फर्स्ट दो तो अल्फाबेट होंगे, तो अल्फाबेट टोटल 26 है, इसे 26 वेज हो सकता है, 26 में से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, एंड एज रेपिटेशन इज अलाउड, एज रेपिटेशन इज अलाउड तो सेम नंबर रहेगा हमारे पास, ठीक है, सेम नंबर रहेगा, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड इसलिए सेम नंबर रहेगा ना, हम नंबर कम नहीं हो रहा है इसलिए सेम नंबर 26 इंटू what we need to do is into न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक 4 है तो हम भी यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो टोटल कितना है 10 है, राइट, टोटल 10 है, इंटू 10 ठीक है, टोटल आपका रेपिटेशन आपका जितना भी हो रहा है 26 स्क्वायर इंटू 10⁴। इसको सॉल्व करना तो इसका जो रेपिटेशन वैल्यू है 6760000 आएगा, ठीक है। ये नाउ इफ विदाउट रेपिटेशन, इफ रेपिटेशन वाज नॉट अलाउड देन, तो 26 आपने लिखा, ठीक है, फर्स्ट आपके पास केस रहेगा 26 यूज करना है, ठीक है, 26 में से आप कोई एक यूज कर लिए। अब जब आप एक यूज करें तो आपके पास कितना बचा, अगर सपोज आपने ABCD में से आपने टोटल एक ए यूज कर लिया तो 26 में से एक गायब हो गया, मतलब हमारे पास अब बाकी 25 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 25, ठीक है, 26 इंटू 25, अब हमारा दो, हमें क्या कहा गया था, 2 अल्फा बस होगा ना, ठीक है, 2 अल्फा रहेगा, हमारा 2 अल्फा खत्म। अब हमें यूज करना है न्यूमेरिक कोड, न्यूमेरिक कोड यूज करना है, तो हमें टोटल कितने हमारे पास न्यूमेरिक है, 10 न्यूमेरिक है, ठीक है, 10 न्यूमेरिक में से हमने एक यूज कर लिया, एक यूज कर लिया, देन हमें 9 आया, 9 हमारे पास बचा, राइट, 9 वेज बचे हमारे पास, ठीक है, 9 वेज में से हमने फिर एक यूज कर लिया, फिर एक यूज करने के बाद हमारे पास कितने बचे, 8 बचे,
8 के बाद हमने फिर एक यूज कर लिया तो 7 बचा, ठीक है। अब 4 न्यूमेरिक हो गया है, तो इसलिए ये वाला जो मेथड है वो यहाँ स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद आप इसको इनटू कर लेना, देन आपका आंसर आएगा 3276,000। तो विदाउट रेपिटेशन आपका नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है 3276,000 एंड विद रेपिटेशन अलाउड है 676000। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये बात। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 8 एथलीट्स हु टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस, व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ एथलीट्स कैन फिनिश द रेस। ठीक है ना, पॉसिबल वेज इन विच दे कैन फिनिश द रेस। फर्स्ट प्लेस एनी वन ऑफ द 8 एथलीट्स, सेकंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो एक रेस में, ठीक है, इन वन रेस सपोज टोटल 5 जन है, ठीक है ना, सपोज 5 पीपल आर देयर इन अ रेस। ठीक है, फर्स्ट जो आएगा वो सेकंड आ नहीं सकता, राइट। फर्स्ट के लिए एक प्लेस फिक्स रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो आ गया, सपोज ए फर्स्ट आ गया, तो वो सेकंड नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड आ गया वो थर्ड या फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सपोज ऐसे जो जगह है वो फिक्स रहता है, ठीक है ना, जगह है जो फिक्स है। तो फोर्थ आपका आ गया डी, एंड फिफ्थ में आपका आ गया 5 पीपल है ना, तो ई, ठीक है ना। टोटल ऐसे जगह फिक्स रहता है, रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है। इन शॉर्ट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। इन शॉर्ट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। नाउ अब देखो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो फाइनल क्या होगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 100 मीटर का रेस है, ठीक है। टाइज पॉसिबल नहीं है, देखो टाइज बोल दिया पॉसिबल नहीं, अगर टाई होता तो यहाँ रेपिटेशन होता, ठीक है। इफ टाई अगर होता तो रेपिटेशन वाला पार्ट आता है इधर, ठीक है। तो रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है। टोटल हमें कितने वेज फाइंड करना है, टोटल हमारे पास कितने वेज है, टोटल 8 एथलीट्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ वेज यही होंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। टोटल ये आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। समझ आ गया कैसे हो रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ क्या था, रेपिटेशन अलाउड नहीं था, रेपिटेशन अलाउड नहीं था, एंड ये कंसेप्ट जो था नंबर ऑफ वेज फाइंड करना था, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। नाउ नेक्स्ट, फैक्टोरियल। व्हाट डज फैक्टोरियल मीन। फैक्टोरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना परमुटेशन प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं हो, ठीक है। परमू, देन कॉम्बो, देन आपका प्रोबेबिलिटी, इसके लिए बेसिक चीज ये लगता है, एंड बहुत ईजी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी कि जैसे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इसको हमने इतना लिखना पड़ रहा है, तब हो रहा है ना, इतना लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए शॉर्ट एक मेथड है 8 फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है, 8 फैक्टोरियल। तो इसको ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो, ये एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है ये। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, के बाद का जितना भी नंबर्स आएंगे उसको 1 माइनस माइनस कर करके लिखने से इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो समझ आ गया फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल जस्ट कुछ नहीं है, अगर आप 7 फैक्टोरियल लिखते हैं इसका मतलब होता है 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 × 1। अगर आप 100 फैक्टोरियल लिखते हैं तो मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऐसे चलते जाएगा, 100 × आपका 99, देन इंटू 98, ऐसे कर करके 1 तक जाएगा, ठीक है। बस ये आपका हो गया फैक्टोरियल। सिंप्लीफाइंग फैक्टोरियल, हाउ टू सिंप्लीफाई दी फैक्टोरियल, ठीक है। आपने तो ये देख लिया, जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 3 × 2 करके करोगे, राइट। ये हो गया आपका 6, ये आपका सिंपल आपका फैक्टोरियल सिंप्लीफाई हुआ। नाउ अगर आपको दिया रखा है कि सपोज एज 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अब इसको थोड़ी ना तुम तोड़ोगे पूरे जाके, नहीं तोड़ोगे ना। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, 10 फैक्टोरियल के बाद क्या क्या आएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आएगा ना, ये सब ही आएगा। बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल, अब 6 फैक्टोरियल जो बड़ा होगा उसको पहले देखना, ठीक है। 6 फैक्टोरियल जो है इसको तुम क्या करो, ऊपर से निकाल लो। 6 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1 आएगा, तो 6 को इधर से हटाओ, एंड 6 के बाद ये पूरा हटा दो, कट गया। 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6 होता है, राइट। तो 6, तो यहाँ से 6 एक हटा दो, यहाँ से वो कट नहीं रहा है ना, तो 3 3 9 यहाँ हो गया, देन 2 था तो 2 4 8 हो गया, देन फाइनल आंसर विल बी 10 × 3 × 4 × 7, ठीक है। समझ आएगा, इसको ऐसे सॉल्व करना हो, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू जो है आंसर लिख लेना, ठीक है। तो
सिंप्लीफाइंग कुछ था नहीं, मैंने फिर भी दिखा दिया ताकि डाउट ना हो, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। परमुटेशन, अब आया हमारा मेन पार्ट, परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज द फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल जिंदगी हो गई, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। अब मेंटोस जिंदगी क्या है? नाउ यू नीड टू फाइंड मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी ये है कि ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको मिस मत करना गलती से भी। ऑर्डर मैटर्स, परमुटेशन के सबसे मेन पार्ट जो है वो ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर कैसा? ऑर्डर का मतलब होता है रैंकिंग टाइप, ठीक है, रैंकिंग, ठीक है ना, जहाँ पे एक पोस्ट पे एक से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, देन आपका हो गया गवर्नर, दीज ऑल आर रैंकिंग्स, ठीक है, दीज ऑल आर रैंकिंग्स। सिमिलरली अगर आपका कोई भी जैसे फुटबॉलर, फुटबॉल में हो गया आपका गोलकीपर, ठीक है, गोलकीपर, एंड आपका जैसे जो प्ले करते हैं वो सब आपका, जैसे क्रिकेट में हो गया विकेट कीपर, देन दीज ऑल आर लाइक ऑर्डर्स, ठीक है ना। यहाँ ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, विकेट कीपर, बैट्समैन, दीज ऑल आर मेंटेनिंग देयर ऑर्डर, तो यहाँ परमुटेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ परमुटेशन लगेगा। नाउ अब चलते हैं परमुटेशन का फॉर्मूला के ऊपर, बिकॉज फॉर्मूला इज एवरीथिंग फॉर स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स। The number of possible permutations, the number of possible permutation of R objects from a collection of n distinct objects is given by the formula. Suppose आपको 10 टोटल दिया रखा है, ठीक है, टोटल 10 आपको कोई ऑब्जेक्ट्स रखा है, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स रखा है, ठीक है ना। यू हैव बीन गिवन 10, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स एंड यू नीड टू फाइंड 4 आउट ऑफ देम, यू नीड टू फाइंड 4 आउट ऑफ देम। कैसे निकालोगे? तो 4 आउट ऑफ देम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ रोज कैसे इसको ये करेंगे, तो यहाँ n क्या है? n इज 10 टोटल नंबर, टोटल नंबर, एंड r इज 4 रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। अब देखो n p r, n p r, यहाँ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमें 10 परमुटेशन, 10 परमुटेशन बाई 4, ठीक है। 10 में से हमें 4 निकालना, तो इसके नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, समझ आया ना। अब देखो फॉर्मूला इज लाइक सुपर डुपर इजी, ठीक है। देखो एंड इज डिनोटेड बाई एन पी आर, देखो यहाँ लिखा है ना, एनपीआर से डिनोट होता है, तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो सपोज आपको इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 10p4, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4, 6 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आएगा? दिमाग लगाओ, 6 से काट दी, 6 से काटो, 6 से कट गया, ऊपर वाला भी 6 कट गया, 6 के बाद जितना था सब कट गया, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल है, याद रखना 6 नहीं है, 6 होने से सिर्फ 6 कटेगा, 6 फैक्टोरियल होने के बाद 6 से नीचे जितने नंबर थे सब कटेंगे, ठीक है। इसका फाइनल वैल्यू क्या है? 2, 10, 9, 8 एंड 7, ठीक है। देन इसको इंटू करो, दो आंसर आएगा वही होगा 90 इंटू 56, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देन जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है ना, जो आंसर आएगा वही होगा। तो आपको ये समझ आ गया क्या है परमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं। व्हाट आर दी स्पेशल केसेस? इफ एन पी जीरो, ठीक है ना, अगर आपको एक भी चूज नहीं करना है तो इसका वन आएगा आंसर, ठीक है ना, एन पी जीरो, ठीक है, इसका वन आंसर होगा, क्योंकि क्यों आंसर होगा? सपोज 10 बाई 10 माइनस जीरो इज इक्वल टू 10, तो इसका तो वन ही आएगा ना, फाइनल आंसर वन ही आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए वन। एन पी वन इजिकल टू एन, ठीक है ना, यहाँ -10 - 1 करने से 9 हो जाए, तो 9 के बाद सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 ही बचेगा ना, तो एन ही बचेगा ना, इसलिए एन। देन सिमिलरली एन पी एन इजिकल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। वी कैन अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन एन फैक्टोरियल वेज, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब ये समझ आ गया। नेक्स्ट, the number of permutations of n objects where p1 is of one kind and p2 is of different kind so that pk of kth kind is given, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, तुम्हें टोटल दे रखा है n, ठीक है ना, n फैक्टोरियल इज गिवन एज टोटल, ठीक है। अब तुम्हें कहा गया है कि एक सपोज यहाँ देखो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ठीक है, इसका एग्जांपल एक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स वर्ड दिया है, इसमें हमारा n क्या है? n इज 10, राइट, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। So here n is 10। रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन किस किस का हो रहा है देखो, तो r क्या होगा, r देखो, r यहाँ होगा s। s कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स। देन आपका t कितना बार रिपीट हुआ है, t इज रिपीटेड 1 2 3, 3 टाइम्स। देन a कितना बार रिपीट हुआ है, a 1 टाइम। ठीक है, आई कितना बार रिपीट हुआ है, आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स। एंड और क्या रिपीट हुआ है, सी, सी इज रिपीटेड 1 टाइम। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेशन हो गया। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमें n फैक्टोरियल बाई हम क्या करना है, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये करना होगा। दैट मीन्स हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल ऐसे कर करके p kth फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपका जो नंबर ऑफ वेज है वो आ जाएगा। ठीक है, आपका जो नंबर ऑफ वेज है वो आ जाएगा, तो अपने से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, सारे साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई तुम बस वीडियो देखो तब समझ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी मच नेसेसरी। नाउ अब देखो, अब यहाँ दिया गया है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन, व्हाट डज सर्कुलर परमुटेशन मीन। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है कि सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, अरेंजमेंट नंबर ऑफ वेज या कर सकते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज व्हेन द इंडिविजुअल्स, व्हेन द इंडिविजुअल्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है ना, इन सर्कुलर फॉर्म। तो देखो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो तरीका होता है। क्लॉकवाइज मतलब आपका क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, आई गेस, हाँ ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उल्टा होता है। दिस इज एंटी, दिस इज क्लॉक। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। देखो, ए बी सी डी, ए सी डी बी ऐसे करके एक अरेंजमेंट बना है। ठीक है, ये दीज आर दी अरेंजमेंट फॉर्म्ड, एंड सिमिलरली यहाँ भी अरेंजमेंट बना है। नंबर ऑफ वेज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन सर्कल इज इक्वल। ठीक है, देखो पैलिंड्रोमिक तुमने सुना होगा, पैलिंड्रोमिक सिचुएशन। ठीक है, पैलिंड्रोमिक क्या होता है, पहले लेट मी चेंज द कलर, हाँ, ए बी सी बी ए, इसको आप पढ़ो, इसको, इसको तुम अगर इस साइड से पढ़ोगे तो ए बी सी बी ए, यहाँ से भी पढ़ोगे तो ए बी सी बी ए। ठीक है ना, ये पैलिंड्रोमिक सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक बन रहा है। तो सिमिलरली सर्कुलर में अगर पैलिंड्रोमिक बनता है, इफ सर्कुलर में भी पैलिंड्रोमिक बनता है, क्लॉकवाइज आप किसी को पढ़ोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज पढ़ोगे, दोनों में सेम आता है, देन हमें नंबर ऑफ वेज क्या होगा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल, इसको ध्यान रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही इससे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आना ही है एग्जाम में। ठीक है ना, इसलिए मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इफ दी individuals are not sitting in a palindromic situation, ठीक है, if the arrangement is not in a palindromic position, then what can we say about the condition, if the clockwise, ठीक है ना, तो अरे सॉरी सॉरी, मैंने गलत थोड़ा कर दिया। ठीक है ना, आई मेड अ मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, देखो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जब डिफरेंट रहता है, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जब डिफरेंट रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जब डिफरेंट रहता है देन वी यूज n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, देन वी यूज n माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन जब पैरेंड्रोमिक रहता है देन वी यूज n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू। ठीक है ना, देर वॉज अ स्लाइट मिस्टेक, ये अच्छे से थोड़ा देख लेना, मैं रिकवर फिर से कर देता हूँ। देखो, जब भी सर्कुलर परमुटेशन रहेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में कोई बैठे रहेगा, देन व्हाट यू नीड टू फाइंड इज, अगर पैलिंड्रोमिक सिचुएशन रहा, इफ पैलिंड्रोमिक सिचुएशन रहा, दैट मीन्स ए बी सी बी ए एंड ए बी सी बी ए रहा, देन वी विल यूज द फॉर्मूला n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिचुएशन डिफरेंट रहा, अगर जो सेटिंग ऑर्डर है वो डिफरेंट रहा, देन हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, देन वी विल यूज n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है ना, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, इक्वल यहाँ है, ठीक है ना, एंड यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, इक्वल एंड डिफरेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसे ठीक से देख लेना। एंड नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन पे आ गए, अब कॉम्बिनेशन में भी फिर वही देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या है।
कॉम्बिनेशन वही नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका, एक मिनट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर मैटर या डोंट मैटर, बताओ। ऑर्डर मैटर्स और डजंट मैटर? हियर ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, हियर ऑर्डर डजंट मैटर, ये ध्यान रखना। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ नो रैंक सिस्टम। ठीक है, नो रैंक सिस्टम, नो रैंक सिस्टम। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे तुम्हें एक टीम दिया गया है, 12 पीपल दिए गए हैं। ठीक है, 12 people, or we can say players. ठीक है, 12 players are given to you and you need to choose any 4 of them. You need to choose any 4 of them. तो इसमें तुम्हें ये नहीं कहा गया कि तुम्हें गोलकीपर चूज करना है, या फिर तुम्हें क्या, या तुम्हें फुटबॉलर चूज करना है, या फिर तुम्हें विकेट कीपर चूज करना है। ठीक है, तुम्हें ये नहीं कहा गया, तुम्हें ये कहा गया तुम्हें प्लेयर्स दिए गए हैं, उसमें से तुम और 4 प्लेयर निकालो। ठीक है ना, उसमें से फिल्टर आउट करके निकालो। देन यहाँ क्या यूज होगा? यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगा। समझ गए कॉम्बिनेशन क्या होता है? स्लाइट डिफरेंस है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। इन जनरल ईच कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कैन गिव राइज टू आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोटेड एज NCR। ठीक है, नॉट दिल्ली NCR। ठीक है ना, NCR मीन्स आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, NCR, ठीक है ना, इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ इसको और एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन को और एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं N/R, ऐसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अब क्या कहेंगे? इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर कहीं भी आप देखते हैं N/R, इसका मतलब समझना कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। परमुटेशन को कैसे डिनोट करते थे? परमुटेशन को हम NPR करते थे, ये बस यूनिक वे है इसका। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, लेकिन पर कॉम्बिनेशन को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीका है। ठीक है ना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज N फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो इसे अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान रखना, ये आपका किसका फॉर्मूला है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम जैसे कि ये वाला इसको जैसे N/R करें है ना, इसको N/R जो बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है N फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल ब्रैकेट N माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज यूजिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वेज यूजिंग कॉम्बिनेशन। नाउ एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है? इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, टोटल 12 क्वेश्चंस आर गिवन आउट हियर, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 7 and 5 क्वेश्चन। एक पार्ट में 7 and 5, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है, 8 क्वेश्चंस इन ऑल अटेम्प्ट करना है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। एक पार्ट से एटलीस्ट 3 चूज करना ही है। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन सिलेक्ट अ क्वेश्चन? देखो, टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है, divided in two parts. ठीक है ना, पार्ट A and B containing 7 questions and 5 questions each। ठीक है ना, अब अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल उसे 8 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड उसमें से उसे कहा गया है, दोनों में से उसे एटलीस्ट थ्री चूज करने होंगे, एटलीस्ट थ्री चूज करने होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट थ्री अगर बात करा जाए, तो अगर उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? एटलीस्ट थ्री मतलब थ्री, तो थ्री, एक में थ्री ले सकता है, और एक में कितना लेगा? और एक में 5 लेगा। ठीक है, ये एक सेट बन सकता है। और एक सेट क्या बन सकता है? इसमें उसने क्या करा, इसमें 4 लिया उसने, एंड इसमें 5 वाले में कितना लिया? उसने 5 वाले में भी 4 ले लिया, एंड देन 7th वाले में कितना लिया? उसने इसमें 5 लिया, एंड इसमें 3 लिया। देन अब ये 3 सेट बन सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि दोनों में से 3 एटलीस्ट मेंटेन करना है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? ठीक है, नंबर ऑफ वेज, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है ना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यू नीड टू फाइंड ओनली द नंबर ऑफ वेज, दैट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सोल्यूशन क्या होगा? तो हमने 7C3, 7 में से 3 चुना, एंड 5 में से 5 चुना। ठीक है ना, 5 में से 5 चुना। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है ना, दो दो अलग अलग कंडीशन है ना,
दोनों अलग अलग कंडीशन से प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या था, अब इसको मैंने इनटू इसलिए किया क्योंकि ये दोनों सेम कंडीशन थे, ये सेम कंडीशन थे, ठीक है ना, यहाँ सेम कंडीशन थे, और ये जब जा रहे हैं इधर से इधर जा रहे हैं तो डिफरेंट कंडीशन हो जा रहा है, ठीक है। हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, मार्क माई वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, ठीक है। टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ प्लस कर रहे हैं, प्लस 4, तो 7C4, 7 में से 4 लिए, इनटू हमने 5 में से 4 लिया, ठीक है, 5 में से 4 लिया, प्लस सिमिलरली आपको 5 में से, सॉरी 7 में से आपने 5 लिया, एंड 5 में से 3 लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आता है 420। सॉल्विंग आपको आता है, मैंने पहले बताया था, N1 कैसे होगा, 7C3 है, 7C3 को सॉल्व करने के लिए ऊपर देखो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसको सॉल्व कर तो 7 में से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बचा बाई 3 इंटू 2, ठीक है, 3 2 6, तो ये 6 हो गया, 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, तो इसका अकेले वैल्यू 35 आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके सबका वैल्यू सॉल्व करना होगा, देखो इसका अकेले वैल्यू 35 आया, इसका अकेले वैल्यू 35 आया, इसका 175, इसका 210, देन टोटल इज 420, ठीक है, टोटल इज 420। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है आपको टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। अब हमें टोटल कितने कार्ड्स दिए गए हैं, टोटल हमें सबको पता है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से ब्लैक एंड रेड 26 करके होते हैं, एंड देन इसमें एस एंड स्पेड कितना होता है, 13 करके, एंड हार्ट इज 13 एंड डायमंड इज ऑल्सो 13, ठीक है। तो ऐसे करके डिवाइड होता है कार्ड्स। तो अब देखो क्या फाइंड करना है, बोला है हमें, बोला है टोटल नंबर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड, 52 कार्ड में से हमें चूज करना है 4 कार्ड, ठीक है, 4 कार्ड, 4 कार्ड चूज करने के लिए क्या करना है, 52 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, सिंपल, इज इक्वल टू 270725, ठीक है, ये आपका आंसर। नाउ अब दूसरा देखो, ऑल 4 कार्ड्स ऑफ द सेम यूनिट, ठीक है, सेम यूनिट कहा है, ठीक है, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम यूनिट, इसका मतलब है आपको 4 में से पहले एक यूनिट देखना होगा, ठीक है। आपके पास टोटल कितने यूनिट है, 1 2 3 4, 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से हमें पहले एक यूनिट चूज करना पड़ेगा, तो उसको चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 4C1, ठीक है, 4C1 इनटू, अब यूनिट चूज हो गया, अब यूनिट चूज करने के बाद सपोज मैंने ये यूनिट चूज किया, ठीक है, ये यूनिट चूज करने के बाद मुझे देखना है, मुझे 4 कार्ड लेने हैं, इसमें से 4 कार्ड लेने हैं, तो 4 कार्ड कैसे लूंगा मैं, तो हमारे पास कितना है 13C4, ठीक है, 13C4 इंटू क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग एक ही चीज को फाइंड कर रहे हैं अभी, ठीक है, कोई अलग अलग चीज नहीं फाइंड कर, इसलिए इसका जो आंसर होगा 2860, समझ गया, 2860। नाउ सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, तो सेम कलर हमारे पास क्या क्या था, रेड एंड ब्लैक था, राइट, रेड एंड ब्लैक था। तो सेम कलर में से हमारे पास कितना, 2 चॉइस हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, 2C1, ठीक है, 2 कलर में से हमें एक कलर चूज करना है, इनटू हमें टोटल कितने कार्ड चूज करना थे, 4, ठीक है ना। तो 2 कलर में से मैंने एक कलर चूज किया, देन उसमें से एक कलर में से हमें कार्ड चूज करना है 4, तो 26C4 विच इज इक्वल टू 29900, ठीक है। सो दिस इज आंसर। भाई इजी है, बस तुम्हें समझना है, कंसेप्ट बिल्ड करो, देखो कंसेप्ट जो है बिल्ड करो, इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच, ठीक है ना, अप्रोच, दिस इज नॉट अ टॉपिक बट अ इंडिविजुअल कंसेप्ट बिल्डर, ठीक है, इंडिविजुअल कंसेप्ट बिल्डर है ये, ठीक है, कंसेप्ट बिल्डर। एग्जाम में कैसे तुम निकालोगे क्वेश्चन इसको, ठीक है ना। तो देखो, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ 8 एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन 100 मीटर रेस इन अ कंपटीशन विद सेवरल राउंड, तो इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, एक रेस हो रहा है 100 मीटर का, उसमें से तुम्हें फाइंड करना है। तो अब तुम देखो तुम्हें परमुटेशन कहाँ यूज करना है, कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है, उसका डिफरेंस अब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, उसका डिफरेंस यूज कहाँ करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो देख समझ आएगा। देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू अवॉर्ड गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल कैसे तुम उसको अवॉर्ड कर सकते हो, ये कैसे निकलेगा। अब गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज, ये क्या है, ये आपका है रैंकिंग, ये आपका है रैंकिंग, दैट मीन्स ऑर्डर मेंटेन हुआ, एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, इसका क्या मतलब बन गया, ऑर्डर मेंटेन का मतलब बनता है कि ये जो है परमुटेशन यूज होगा, ठीक है ना, परमुटेशन, तो ये परमुटेशन विल बी यूज्ड, ठीक है। तो परमुटेशन यूज हुआ, तो मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें परमुटेशन यूज करना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें परमुटेशन यूज करना है। अब देखो परमुटेशन यूज करा तो 8P3 आया,
8p3, ठीक है। 8p3 क्यों? क्योंकि 8 प्लेयर्स थे, ठीक है। वी वर हैविंग 8 प्लेयर्स, आउट ऑफ देम वी नीड टू फाइंड 3 प्लेयर्स, ठीक है। 3 प्लेयर्स क्यों? क्योंकि 3 मेडल है, ठीक है ना, 3 प्लेयर है तो 3 मेडल्स फाइंड करना है, तो इसलिए 8p/3 सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 336, ठीक है, 336। वेरी गुड। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा? हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू चूज द टॉप 3 एथलीट्स टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड? हमें यहाँ कहा गया है कि हमें टोटल 8 प्लेयर में से 3 प्लेयर हमें चूज करना है, कितने वेज में चूज कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट राउंड में जाए। यहाँ ना कोई रैंकिंग पूछा गया, नो रैंकिंग हैज बीन आस्क्ड, ठीक है, रैंकिंग यहाँ नहीं पूछा गया। यहाँ हमें बस पूछा गया है 8 में से हमें 3 निकाल के दे दो, 8 में से हमें 3 प्लेयर निकाल के दे दो, बस हमें उतना ही चाहिए, ज़्यादा डिमांड नहीं है हमारी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? 8c3, 8c3 विच इज इक्वल टू 56 वेज, इतने वेज में निकल सकता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो होप समझ में आ गया वो कहाँ कॉम्बिनेशन लगता है, कहाँ परमुटेशन लगता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि परमुटेशन जहाँ ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कॉम्बो में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन आया, देखो, गिव n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स? सॉल्यूशन, इफ दिस सेगमेंट हैज a direction line segment AB is different from BA, order is important। सी, अगर आपको डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है, सपोज A टू B जा रहे हैं, देन यहाँ से A टू B गए, देन यहाँ से कहा डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मेंशन है, इसका मतलब है ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। डायरेक्शन मेंशन मतलब ऑर्डर मैटर करता है, देयरफॉर परमुटेशन का यूज होगा, ठीक है, परमुटेशन यूज होगा, ठीक है ना। इफ डायरेक्शन नॉट मेंशन, डायरेक्शन मेंशन नहीं है, देन ऑर्डर मैटर नहीं करता है, देयरफॉर कॉम्बिनेशन यूज होगा, ठीक है, देयरफॉर कॉम्बिनेशन यूज होगा, ठीक है ना। इफ सेगमेंट हैज नो डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट ए बी, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हैज टोटल नंबर ऑफ वेजेस NC2, NC2 इसलिए क्योंकि 2 पॉइंट है, ठीक है ना, 2 पॉइंट है इसलिए NC2 यूज हो रहा है, ठीक है ना, 2 पॉइंट, क्योंकि एक लाइन 2 पॉइंट भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। अगर 3 लाइन, अगर 3 पॉइंट होता, 3 पॉइंट होता तो हमें उस हिसाब से करना होता। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन आपका क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, या तो सिंगल है या फिर मिंगल है, वो चेक करना है, ठीक है। देखो ये लोग तो है मिंगल, ठीक है ना, तुम नहीं हो लेकिन ये लोग हैं जरूर, ठीक है ना। तो देखो NCR, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? एन आर, ये n-r फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला होता है। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल देन n-r फैक्टोरियल, राइट। अब तुम देख सकते हो, तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दोनों साथ जुड़ रखे हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तुम नहीं हो लेकिन ये लोग हैं, ठीक है ना, तुम नहीं हो लेकिन ये लोग हैं, ये दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है ना। दैट मीन्स इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि NCR इज इक्वल टू NPR बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है, बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये आपका एक रिलेशन निकलता है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो, NCR आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR फैक्ट, ठीक है। तो इससे समझ आता है कि NPR, ठीक है ना, NPR दैट इज परमुटेशन, NPR इज ऑलवेज ग्रेटर देन NCR, ठीक है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन NCR, ठीक है। ये एक तो आपका कंक्लूजन निकला है, ठीक है ना। अगर सेम नंबर रहा तो, ये डिफरेंट वैल्यूज रहे देन अलग हो सकता है, ठीक है। अगर N और R की वैल्यू सेम है, व्हेन वैल्यूज आर सेम, वैल्यूज आर इक्वल फॉर N एंड R, ठीक है ना। नेक्स्ट, probability, what is probability? Probability is likely certainty of event, ठीक है, certainty of event, ठीक है, chances, और we can say like chances, ठीक है ना, chances, या फिर कह सकते हैं कितना चांस है, ठीक है ना, कितना चांस है कुछ होने का, कितना चांस ऑफ अ इवेंट, यही सब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी यही सब होता है। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना, अब वी हैव एंटर्ड इनटू द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है ना। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट इज एन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एन ऑब्जर्वेशन और आउटकम। एक्सपेरिमेंट से हमें एक ऑब्जर्वेशन और आउटकम मिलता है। डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज प्रेडिक्टेबल विद सर्टेनिटी।
तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी पता रहता है, ठीक है ना, कि हम प्रेडिक्ट करते हैं इसका आउटकम क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन, ठीक है, इसका प्रेडिक्शन होता है, ठीक है ना, इसका प्रेडिक्शन। रिमार्क, although the outcome of an event will not be known in advance, let us suppose that the set of all possible outcome is known। हमें तो ऐसे तो पता नहीं रहता, ठीक है ना, ऐसे इन एडवांस हमें पता नहीं रहता है क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन एक अजम्पशन, एज यू नो एजम्पशन पे दुनिया कायम है, तो एज एजम्पशन हम एक सैम्पल स्पेस कह सकते हैं, हम उसको लेते हैं, ठीक है, सैम्पल स्पेस के आगे देखेंगे, ठीक है, सैम्पल स्पेस मतलब चांसेस, ठीक है, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या क्या है वो चेक करते हैं हम, ठीक है, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट, सैम्पल स्पेस, देखो सैम्पल स्पेस नाम लिया, सैम्पल स्पेस आ भी गया। सैम्पल स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बेसिक आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल बेसिक आउटकम्स, दैट मीन्स जितने भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आउटकम वो सब, ठीक है। सैम्पल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं, सैम्पल स्पेस हैज इज कैन बी डिनोटेड बाय ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ये दो है उसका डिनोशन, ठीक है, ऐसे डिनोट होता है ऐसे, ठीक है, डिनोशन, ठीक है। नाउ बेसिक आउटकम, द पॉसिबल आउटकम दैट कैन अकर मस्ट बी म्यूचुअली एक्सेप्ट एक्सक्लूसिव, ओनली वन बेसिक आउटकम कैन अकर एंड एग्जॉस्टिव वन बेसिक आउटकम मस्ट अकर, ठीक है। अब आपको सामने आगे जाके आगे के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है। जनरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वन बेसिक आउटकम कैन अकर, ठीक है ना, एंड एग्जॉस्टिव का मतलब होता है वन बेसिक आउटकम मस्ट अकर। यहाँ चांसेस हैं, ठीक है, यहाँ चांसेस हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, यहाँ आना ही है, ठीक है, आना ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट गेसिंग, सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, देखो गेसिंग आंसर्स टू अ 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, ए बी सी डी कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ फिनिश इन अ रेस विद स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग स्टेट, अगर एक रेस हो रहा है तो उसमें 6 बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ए बी सी डी ये फिफ्थ सेट है, ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, एक ए बी सी डी एफ हो सकता है, ए बी सी डी एफ ई हो सकता है, ठीक है, ई एफ डी ए बी सी ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे सेट बनेंगे, ठीक है। नाउ तो अब इसमें क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग अरेज, इसमें क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा, ठीक है ना, परमुटेशन ध्यान रखना, इसमें परमुटेशन लगेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड नोटिंग द आउटकम्स, 2 कॉइन को टॉस करके उसका आउटकम नोट कर रहे हो, तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, डबल टी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट मेजरिंग ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब, ठीक है, तो उसका लाइफ टाइम कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। टू थ्रो अ डार्ट ऑन अ यूनिक स्क्वायर एंड नोट पॉइंट वेर इट लैंड, ठीक है ना, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है, इक्वल टू वन, दैट मीन्स अगर आपका एक्स प्रोबेबिलिटी है तो वो 0 से बड़ा या सेम होगा, या फिर 1 से कम होगा, ठीक है, 1 से इक्वल एंड कम होगा, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट, an event E is a collection of basic outcomes. Simple. Event is a collection of basic outcomes. That is, an event is a subset of the sample space. Sample space suppose आपका कॉइन में टॉस करते तो क्या था, एच एच था, एच टी था, देन टी एच था, देन आपका एच एच टी टी था, राइट, टी टी था। तो अब इसका इवेंट, सपोज इवेंट इज कोई इसका एक सबसेट, जैसे एच एच इज एन इवेंट, एच टी इज एन इवेंट, ठीक है ना, टी एच इज एन इवेंट, देन टी टी इज एन इवेंट। Similarly, HH and HT is a event, ठीक है ना, सबसेट, सबसेट्स आर इवेंट। तो इससे कह सकते हैं सैंपल स्पेस का सबसेट, सैंपल स्पेस का सबसेट इज इवेंट, ठीक है, सैंपल स्पेस का सबसेट इज इवेंट, ठीक है ना। वी सी एन इवेंट हैज अकर्ड इफ द आउटकम इज कंटेन्ड इन दी सबसेट, ठीक है, सब इवेंट को हमेशा सैंपल स्पेस में होना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेफिनेशन, वी कॉल द इवेंट विदाउट एनी आउटकम्स द नल इवेंट, ठीक है ना, अगर कोई इसका आउटकम नहीं होता है वी कॉल इट नल इवेंट और डेजिग्नेटेड एज नल सिंबल, ठीक है, सेट्स में पढ़ा होगा आपने। डेफिनेशन, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ इज द नल इवेंट इवेंट then since E and F cannot simultaneously occur, we say that disjoint, ठीक है। E and F दो इवेंट है, ठीक है, वी हैव टू इवेंट्स नेमली E and F, दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों साथ नहीं हो सकते, बोथ कांट अकर साइमल्टेनियसली, बोथ साइमल्टेनियसली,
साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं साथ, नहीं हो सकते, ठीक है ना, नहीं हो सकते हैं, इसे कहेंगे डिसजॉइंट, ठीक है, दिस विल बी नोन एज डिसजॉइंट, ठीक है। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डेफिनेशन, डेफिनेशन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डिनोटेड बाय ई सी, ठीक है, ई का कॉम्प्लीमेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट इज लाइक ऐसे डिनोट करता है, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट सिंबल, दिस इज कॉम्प्लीमेंट सिंबल। कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब नहीं, ठीक है, तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज ये कोई सेट दे रखा है, ठीक है, सेट है ये, उसमें से आपने और एक सेट दे रखा है बी, ठीक है, बी ये सेट है एंड दिस इज लाइक ओवरऑल सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये जो पूरा एरिया है ना, ऊपर का एरिया, इसे कहते हैं, ये जो एरिया है पूरा बी छोड़ के, इसको कॉम्प्लीमेंट करा, ठीक है ना। चलो, वही आपको दे रखा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज नल सेट, ठीक है, सैम्पल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट आपका नल सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स, ठीक है, व्हाट इज एक्सियम्स, एक्सियम्स इज प्रूव्ड थ्योरी, ठीक है, प्रूव्ड थ्योरी, प्रूफ थ्योरम, सॉरी, प्रूफ थ्योरम, जो कि चेंज नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या क्या है, पहले तो मैंने बता दिया था, इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक लाई करेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज 1, ये भी एक है। सिंबलिकली पी एस इज इक्वल टू 1, इन अदर वर्ड्स द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी एन एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस विद प्रोबेबिलिटी 1। फॉर अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, आपका जो फॉर्मूला बनता है ऐसा बनता है, ठीक है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, इसका सिंपल सा मतलब है, देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पी ई वन यूनियन ई टू, इसका जो आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, मार्क माय वर्ड, डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है ना, डिसजॉइंट मतलब दोनों रिलेटेड नहीं है, उसका होगा पी ई वन प्लस पी ई टू, ठीक है, पी ई वन प्लस पी ई टू। In other words, if events E1 and E2 cannot simultaneously occur, then the probability that the outcomes of the experiment is contained in either E1 or E2 is equal to the sum of the probability that is in E1 and E2। ये कुछ नहीं है, बस इसको 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 मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, next given is general properties of probability. What are the general properties for probability? The general properties are, we can see that probability of a complement of an event equal to 1 minus PE, ठीक है ना, probability आपको complement दिया, ठीक है, suppose you have been given a complement, ये complement आपको दिया रखा है ऐसे, ठीक है ना, complement दे रखा है, तो उसका probability क्या होगा, 1 minus PE, ठीक है ना, 1 minus PE। then आपका E एंड ई सी, ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, ठीक है, ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट एंड ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इज एस, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, समझ जाओगे। अप्लाई प्रॉपर्टी 3 टू एल एच एस, देन सिमिलर आपका यही आएगा, ठीक है ना, अगर आप पीछे वाले रूल पे अप्लाई करते हो, अगर ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, देन आपका जो सम बनेगा प्रोबेबिलिटी उसका प्लस होगा, ठीक है। सिमिलरली आर एच एस पी एस इज इक्वल टू 1, इक्वेटिंग बोथ दी साइड वी गेट ये, ठीक है, यहाँ प्रूफ दिखाया गया, ठीक है, यहाँ प्रूफ दिया गया है। नाउ पी नल सेट का 0 होता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इज 0 एंड एस कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट एंड सिमिलरली सब सेम लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको अपने से थोड़ा ये देख लेना, बस इसको जो है कंसेप्ट बिल्डर है ये, कंसेप्ट बिल्डर है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान देना बस। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी? The following formula relates the probability of a union of events E1 and E2 which is not necessarily disjoint, ठीक है, देखो not necessarily disjoint, ठीक है ना, not necessarily। अब इधर कंडीशन आया है of not being disjoint, disjoint नहीं है, ठीक है ना, disjoint नहीं है, देन क्या कंडीशन होगा, देन कंडीशन होगा P1 यूनियन E2, देन इसका कंडीशन होगा P E1 प्लस PE2, ठीक है, PE2 माइनस PE1 E2, ठीक है। आप याद करो आपके सेट्स में भी कैसा फॉर्मूला था ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सिमिलर फॉर्म है ये, ठीक है, सिमिलर फॉर्म है ये, कंफ्यूज मत होना, सिमिलर फॉर्म है ये, ठीक है। अगर डिसजॉइंट नहीं होता है, डिसजॉइंट नहीं होता है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अ कस्टमर, नाउ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखो, अ कस्टमर गोज टू द क्लोथिंग स्टोर विल परचेज अ शर्ट विद प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.3 प्रोबेबिलिटी रहेगा परचेज करने का। द कस्टमर विल परचेज अ पैंट विद प्रोबेबिलिटी 0.2 एंड विल परचेज बोथ शर्ट एंड पैंट विद प्रोबेबिलिटी 0.1, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर परचेज नीदर अ पैंट नॉर अ शर्ट, नीदर अ पैंट नॉर अ शर्ट बोला गया, ठीक है।
तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? देखो, लेट एस डिनोट द इवेंट ऑफ अ कस्टमर परचेसिंग अ शर्ट, ठीक है ना। एस शर्ट डिनोट कर रहा है, पी पैंट डिनोट कर रहा है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ पी और वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पी और एस दोनों नहीं लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? उसका मतलब होता है पी एस यू पी, कॉम्प्लीमेंट, राइट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट होगा ना, क्यों कॉम्प्लीमेंट होगा? क्यों? क्योंकि वो शर्ट और पैंट दोनों ले रहा है, उसका अगर दोनों ले रहा है तो वन माइनस करने से दोनों नहीं ले रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, ठीक है ना। तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? पी एस यू पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस पी एस यू पी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको प्लस करो, प्लस वगैरह करो यार। तो प्लस वगैरह करने से आपको क्या आता है? 0.3 प्लस 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ भी दे रखा है पी एस प्लस पी पी माइनस पी एस यूनियन पी, ठीक है ना, ये दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है रोल ऑफ अ फेयर डाइस, ठीक है ना। यहाँ डाई जो है, डाई मतलब डाइस पता है ना, वो इसको यहाँ रोल करा गया। रोल करा तो सिमिलरली यही चीज करा गया, इधर भी देखो क्या करा गया। पहले तो आपको सैंपल स्पेस दे दिया गया है, देन आपको E1 आपको प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है ना। E1 आपको दिया गया 1/6, 1/6 होगा। अगर पेयर डाई है देन आप कुछ भी उसको ये करते हो, जैसे रोल करते हो, तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी होता है? 1/6 रहता है, राइट। तो डिफाइन ए टू द इवेंट, इवेंट 135 है, ठीक है। 135 के लिए हमें क्या करना है? अगर हमें 135 चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा एडिशन। किसको एडिशन करना होगा? पी ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ई थ्री। क्यों? क्योंकि ऑल आर डिसजॉइंट, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, ठीक है। दिस इज डिसजॉइंट, इसलिए हमने ये यूज करा डिसजॉइंट, इसलिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, 1/2, ठीक है। लेट बी विद इवेंट दैट आउटकम इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये प्रोबेबिलिटी रहती है हमारी डाई की। तो ग्रेटर देन 4 मतलब दो प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब 1/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 2/6, और वी कैन से 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लेट सी बी द इवेंट दैट आउटकम इज ईदर ऑड और ग्रेटर देन 4, ऑड और ग्रेटर देन 4। ऑड के क्या चांसेस हैं? पहले एक इवेंट हो गया ए, ए इज ऑड, ठीक है ना, एंड बी इज ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। ग्रेटर देन आई मीन ग्रेटर देन 4 कैसे होगा? ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? पी ए यूनियन बी, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, तो इसको सॉल्व करके 3/6 2/6 माइनस 1/6 4/6, ठीक है। इसको अपने से समझना आप, ठीक है ना, मैं बहुत एग्जाम्पल करवाया है। नाउ सी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने कहा वीक 4 में होगा, अपने वहां से पढ़ लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लेक्चर दे रखा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ जाना वहां से, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं भाई, मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सपोज आपको दिया गया है 10, तो 10 बाई टोटल करने से आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाता है, ठीक है। 10 बाई टोटल करने से सिंपल। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, देखो क्या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, देखो ये जो मार्जिन दे रखे हैं ना कंटीजेंसी टेबल में, जो मार्जिन दे रखे हैं वो कंटीजेंसी टेबल में, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एन आउटकम विद अ सिंगल एट्रीब्यूट रिगार्डलेस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन एग्जांपल देयर आर 4 मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। एग्जांपल, फीमेल, फीमेल एंड ओइंग अ स्मार्टफोन, फीमेल एंड ओनिंग अ स्मार्टफोन, ये आपके दो आपके मार्जिनल है, ठीक है। दो मार्जिनल, तो क्या होगा? 0.10 प्लस 0.4, ये आपके हो गया एक पहला मार्जिनल, ठीक है। देन सिमिलरली ओनिंग अ स्मार्टफोन, ओनली ओनिंग अ स्मार्टफोन इज 0.76, ठीक है, 0.76 मतलब मार्जिन, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। दिस इज द मार्जिन पार्ट, ठीक है। ये आपके जो है मार्जिन वाले एरिया है, ठीक है ना। ये वाले हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला के मार्जिन एरिया, ठीक है। नाउ सिमिलरली जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, व्हाट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि इन एग्जांपल डिस्प्लेड इन सेल्स ऑफ कंटीजेंसी टेबल, ये सब जो है ना, ये सब है आपके जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दीज आर योर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, लाइक फीमेल एंड नॉट ओइंग स्मार्टफोन, फीमेल है लेकिन स्मार्टफोन ओन नहीं करती, दैट इज 0.10, ठीक है। मेल एंड ओइंग स्मार्टफोन, मेल है एंड ओइंग स्मार्टफोन, दैट इज 0.42, ठीक है। समझ गए क्या है? जॉइंट एंड मार्जिनल इज वेरी इजी, ठीक है ना, बस कुछ है नहीं, इससे क्वेश्चन भी उतना नहीं आएंगे, लेकिन आपको इसको बेसिक याद रखना पड़ेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, ठीक है ना। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको कंडीशन दिए जाएंगे, ठीक है ना, आपको कंडीशन देके आपको उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। एंड दोज कंडीशंस आर, देखो, वी रेस्ट्रिक्ट द फ्री सैंपल स्पेस, ठीक है, फ्री सैंपल स्पेस को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पी,
पी क्या है देखो, पी इज डजेंट ओन अ फोन, ठीक है, डजेंट ओन अ फोन, डजेंट ओन अ फोन एंड इज फीमेल, ठीक है। एक जो आपको निकालना है कि ये एक इंडिविजुअल है जो फोन नहीं यूज करता है एंड वो फीमेल है, ठीक है ना। कंडीशन है गिवन है फीमेल है, ठीक है, गिवन फीमेल है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन होगा 10/44, 10/44, ओनली डजंट ओन अ स्मार्टफोन एंड इज अ फीमेल, 10/44, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू फीमेल डजंट ओन अ फोन बाई फोन, ठीक है ना। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका यही निकल रहा है कि आपका फीमेल डजंट ओन अ फोन, डजंट ओन अ फोन बाई फीमेल, ठीक है। ये आपका फाइनल वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखते हैं चलो। इसका फॉर्मूला है आपका इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है आपका पी ई गिवन एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। पी ई गिवन एफ, ठीक है ना। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे देखो, ई गिवन एफ, ई गिवन एफ, ठीक है ना। ई गिवन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट, ठीक है ना। वेर पी एफ इज ग्रेटर देन जीरो, पी एफ शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नहीं तो डिनोमिनेटर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ एग्जाम्पल, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है देखो, फर्स्ट स्टूडेंट फीमेल एंड सेकंड इज मेल, ठीक है। पहला स्टूडेंट जो है फीमेल है, सेकंड जो है वो मेल है। पी F1 M2, ठीक है, पी F1 M2, फर्स्ट स्टूडेंट इज फीमेल एंड सेकंड स्टूडेंट इज मेल, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट इज फीमेल एंड सेकंड स्टूडेंट इज मेल। फर्स्ट स्टूडेंट इज फीमेल, इसके चांसेस 17/40 है, गिवन है, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है गिवन द फर्स्ट स्टूडेंट सिलेक्टेड इज फीमेल ऑफ द 39 स्टूडेंट्स रिमेनिंग इन द क्लास 23 आर मेल 50, ठीक है। तो कंडीशन दिया गया देखो, सेकंड स्टूडेंट इज मेल, गिवन दैट फर्स्ट स्टूडेंट इज फीमेल, उसका कंडीशन ये 23/39, ठीक है। 23/39 कैसे निकला है, कैसे निकला ये, फर्स्ट स्टूडेंट फीमेल एंड सेकंड इज मेल एंड इसका इक्वल टू, ठीक है ना। ये इक्वल टू है, इक्वल टू फर्स्ट स्टूडेंट इज फीमेल इंटू सेकंड स्टूडेंट इज मेल, गिवन दैट फर्स्ट स्टूडेंट इज फीमेल इज इक्वल टू इतना, ठीक है। समझ आया, नहीं आया मुझे पता नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो पी ई गिवन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। ये आपका गिवन रहता है, ठीक है, ये आपका ऐसा फॉर्मूला है। अब ये तो हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको अब घुमा के कैसे करोगे, घुमा के करने के लिए आप इसमें हर एक चीज देखो, ठीक है। हर एक चीज देखो मतलब क्या देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कैसे हो सकता है ये वाला, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, पी एफ इंटरसेक्शन ई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर एफ इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा पी एफ गिवन ई, पी एफ गिवन ई इज इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई पी ई, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। तो इस पी एफ इंटरसेक्शन ई को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ गिवन ई इंटू पी ई लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम इसके यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने पे क्या आता है, पी ई गिवन एफ इज इक्वल टू पी, इसको क्या करेंगे, पी एफ गिवन ई इंटू पी ई, ठीक है, बाई पी एफ। समझ आया, इसको घुमा के लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब बात आया इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट ये है कि जो दोनों रिलेटेड ना हो, ठीक है, दोनों आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है। तो रिलेटेड का मतलब क्या होता है, इवेंट ई एंड एफ आर डिफरेंट, ई एंड एफ आर डिफरेंट, ठीक है। डेफिनेशन आपका दे दिया गया है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, पी एफ इंटू पी ई होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर 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 ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, दैट मीन्स दी इवेंट्स आर डिपेंडेंट, ठीक है, दैट मीन्स दी इवेंट्स आर डिपेंडेंट एंड वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ई देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या दे रखा है देखो, एग्जाम्पल ये दिया है, E1 intersection E3 is the event that first outcome is 3 and the 7 and the second outcome is 7, ठीक है। तो इसको E1
इंटरसेक्शन E3 दिया है 1/36, ठीक है, गिवन है ये, ठीक है, गिवन है। नाउ PE1 क्या है, PE1 हमारा इतना है, ठीक है, तो 6/36 एंड PE3 क्या है, ये है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा 6/36, ठीक है। 6/36 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, अगर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, अगर इफ वी नीड टू प्रूव इंडिपेंडेंट, व्हाट वी नीड टू थिंक इज PE इंटरसेक्शन है फिजिकल टू PE इनटू PF, राइट, ये हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ करो। 6/36 इधर आया इंटू 6/36 इधर आया आपका, विच इज इक्वल टू 636 इक्वल टू कितना होता है बताओ, इज इक्वल टू आपका 1/36, 1/36 यही होता है ना, बस आपका हो गया 1/36 एंड आपका PE इंटरसेक्शन एफ कितना था, PE इंटरसेक्शन एफ वॉज 1/36, बस इंडिपेंडेंट प्रूफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रूफ्ड। अगर ये कंडीशन प्रूफ नहीं होता देन इट वॉज डिपेंडेंट, उसका भी एग्जाम्पल है इधर, ठीक है। 4/52 दिया है इंटरसेक्शन एंड E1 आपका दिया है 12/52 एंड आपका E2 दिया है 4/52, देन आपका 4/52 इज नॉट इक्वल टू 12, इसको इंटू करने से इक्वल नहीं आता, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट है, ठीक है, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज द इवेंट्स F1 एंड F2 एंड Fx आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बात किया गया है, ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, ठीक है, एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करेगा, एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करेगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, PE is equal to PE given F1 into PF1 plus PE given F2 into PF2, ठीक है, प्लस कर करते पे जितना रहेगा उतना था, इसका मतलब क्या हुआ देखो, P हमें क्या फाइंड करना है, E ऐसे नहीं समझ आएगा, रुको, व्हाट कैन वी डू इज लाइक इट इज दिस, देन सपोज आपको सपोज सैम्पल स्पेस दिया है, ठीक है, सैम्पल स्पेस हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है, सैम्पल स्पेस, देन आपको 3 प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं, P1 P2 एंड P3, ठीक है, P3 टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी PE इज इक्वल टू PE, कंडीशन क्या है, P आपका 1, ठीक है, कंडीशन आपका P1 है, सॉरी S होगा ये, S, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज S, टोटल प्रोबेबिलिटी इज S, ठीक है ना, तो P S/P1 इंटू P क्या होगा P1, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका PS गिवन P1 इज इक्वल टू PS इंटरसेक्शन P1 बाई P1, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला था, ठीक है, याद रखना ये, तो इसको इंटू करें, प्लस प्लस क्या करना है, फिर सिंपल इसको इस पे भी लगाना है सेम रूल, तो इस पे भी सेम रूल लगाते हैं अपन, सेम रूल लगाने के बाद P2 इंटू P2, देन फिर से प्लस करो, देन PS गिवन बाई P3 इंटू P3, ठीक है, ये हो गया, तो समझ आ रहा है ना तुम्हें, देखो तुम समझो, तुम बार बार देखो, तुम्हें समझ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा घुमा हुआ है, तुम 2-3 बार कॉपी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, मैं भी अचानक से नहीं समझ गया था, मुझे भी टाइम लगा था, ठीक है ना, इसलिए देखो नहीं हो रहा तुम किसी को पढ़ाओ, ठीक है ना, टीचिंग पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका पता है तुम्हें, पढ़ने और पढ़ाने का, तुम खुद पढ़ो, समझ नहीं आ रहा तुम किसी और को पढ़ा दो, ठीक है ना, किसी और को पढ़ा दो समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें समझ आ ही जाएगा वो, ठीक है, तो ऐसे करके करना। नाउ ये तो आपका हो गया रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है इसका, एप्लीकेशन एप्लीकेशन है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी सोल्यूशंस में, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी सोल्यूशंस में इसके आपका जो है क्या बोलते हैं इस एप्लीकेशन, E is given as a new policy holder will have an accident in the first year, इंश्योरेंस वाले तो है ही ऐसे जो एक्सीडेंट करवाने पे तुले रहते हैं, पता ही है ना, हाँ, तो E इज आपका फर्स्ट ईयर में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ये विल हैव एन एक्सीडेंट, भाई मतलब कंफर्म ही है कि एक्सीडेंट करवा के रहेंगे ये, लाइक दिस पीपल आर टोटल डिस्गस्टिंग पीपल, दिस इंश्योरेंस कंपनी वन, तो F आपका दे रखा है अ न्यू पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है, चलो गिवन एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट इन 1 year, ठीक है, period with probability is 0.1 given PE given F is 0.1, ठीक है, the probability of all others is 0.05, that is PE intersection F complement is equal to 0.05, ठीक है, now the probability is 0.02, ये सब आपका given रहेगा, ठीक है ना, ये सब आपका given है। now to compute the probability of a new policyholder will have an accident in the first year, PE total probability count हो रहा है, PE is equal to PF, then bracket PE given F
प्लस पी कॉम्प्लीमेंट देखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्यों देखा जाएगा कि वो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो वाला भी देखना पड़ता है, ठीक है। एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होगा एक एक्सीडेंट नहीं होगा, दोनों को प्लस करने से इसका 0.06। देर इज 6% चांस दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये इंश्योरेंस वाले ऐसा है ना, ये इंश्योरेंस वाले ऐसे हैं कि तुम्हें बेनिफिट्स बताते हैं तुम्हारे मरने का, दिस पॉलिसी होल्डर्स भाई। चलो, बेस थ्योरम फाइनल कंसेप्ट है आपका, चलो फाइनल पे तो आ ही गए तुम लोग। बेस कंसेप्ट, बेस कंसेप्ट क्या है? सपोज वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एफ कंडीशनड ऑन ई, ठीक है ना, कंडीशन ऑन ई। वी नो दैट पी एफ गिवन ई इज इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई पी ई, ठीक है ना, ये हमें तो पता है। तो ये हमें पता है, तो अब देखो, हमने पहले डिफाइन करा था फ्रॉम डेफिनेशन पी एफ गिवन ई इज इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई पीई। पी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट प्लस ये करके। एंड ऊपर का ये भी मैंने निकाल के दिखाया था पीछे वाले स्लाइड में, याद है ना, पीछे मैंने दिखाया था, ठीक है। अब बेस रूल क्या कहता है? बेस रूल सपोज दैट इवेंट्स F1 एंड F2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव देन द इवेंट्स आर ये, देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम। क्या है फॉर्मूला? यही है कि पी ई गिवन एफ आई इंटू पी एफ आई बाई पी। अब देखो, तुम्हें मैंने दो चीज प्रूव करवाया, राइट, दो चीज प्रूव करवाया, ठीक है। पहले आपका पीई निकालना मैंने प्रूव करवाया, राइट, मैंने आपको पीई निकालना प्रूव करवाया, ये एक फर्स्ट चीज था। सेकंड चीज था आपका पी एफ इंटरसेक्शन ई का जो सेकंड टाइप था वो निकाल, ठीक है। ये दो टाइप था। अब हमने क्या करा, सिंपल सा कुछ नहीं करा, बेस थ्योरम उसको नया एक तो एकदम कॉम्प्लेक्स बना दिया है। भाई बेस थ्योरम किसी को समझ आता नहीं, ठीक है, मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ। तुमने ये दोनों चीज निकाला है ना, अब देखो पी ई गिवन एफ है, ठीक है ना, इजिकल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ई, ठीक है, ये था तुम्हारा। तो ये पी की जो वैल्यू निकली है ना, पी को जो तुमने डिस्क्राइब, ये क्या कहते हैं उसको यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, क्या डिराइव करा है, ठीक है ना, तुमने जो डिराइव करा है पीई को वो इधर पुट कर दो, एंड तुमने जो पीएफई का जो दूसरा तरीका डिराइव करो वो इधर पुट कर दो, दैट इज बेस थ्योरम। सिंपल, दैट इज बेस थ्योरम। भाई तुमको ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि भाई बेस थ्योरम हार्ड है, ये तुम खुद सोचते हो कि भाई बेस थ्योरम इज सो sophisticated, so it's so like it's so difficult, but actually it's nothing but substituting the values। सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, दूसरा तरीका से सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब बस दैट इज बेस थ्योरम भाई, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है आपका, ऑलरेडी कंप्यूटेड प्रोबेबिलिटी, आपका पीछे प्रोबेबिलिटी आपने कंप्यूट करा होगा, ठीक है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी आपने ये क्या कहते हैं इसको, कंप्यूट करा है 0.06, ठीक है। तो अब ठीक है, ठीक है, if a new policy holder has an accident in the first year implies the occurrence of event E, what is the probability that he or she is accident prone? आपको ये फाइंड करना है, तो बेस रूल फाइंड करो, बेस रूल से निकालो, बेस रूल से फाइंड करके आपको क्या निकालना है, बस वही वैल्यू पुट करना है आपको, सिंपल, आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके निकल जाएगा, सिंपल। तो इसमें निकाल क्या रहता है, पी एफ डैश मतलब गिवन ई, दैट इज एक्सीडेंट प्रोन बाय पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब होता है गिवन, ठीक है ना, गिवन, गिवन के पहले जो होगा वो सामने होगा इसके, एंड गिवन के बाद जो होगा उसके पीछे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। देयरफॉर द गिवन न्यू पॉलिसी होल्डर इज 1/3, तो फाइनल है आपका 1/3। इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स का भी वन शॉट क्विज 2 के लिए पूरा हुआ। होप्स आपको कोई भी कंसेप्ट आपका लैक कर रहा होगा तो आप कम्युनिटी पे लिख देना, कोई भी, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, लेकिन अगर कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर कम्युनिटी पे लिख देना, नीचे कमेंट सेक्शन में उधर लिख लेना। और मेक श्योर भाई तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे एकदम से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। भाई मैं बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि यार सब्सक्राइब कर दो, तो कर दो यार, क्या जाता है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।